हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारा ये फोर्थ लेसन है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रयाग ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम इसी प्रकार आपको कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। इतिहास जो हमारा इतिहास है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है प्रयाग इतिहास और दूसरा है आद्य इतिहास व तीसरा कौन सा है, इतिहास। मतलब जो हमारा इतिहास है उसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। प्रागितिहास और आदि इतिहास और वह इतिहास, 3 भागों के अंदर इतिहास को बांटा गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं, उसे प्रागैतिक काल बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, मतलब कि जिसके अंदर मनुष्य की घटनाओं का लिखित में कोई विवरण नहीं मिलता, उसे क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। मतलब जो पहला जो हमारा प्रागैतिहासिक काल, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर मनुष्य की किसी भी प्रकार की लिखित घटनाओं का कोई वर्णन नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था कि इस काल के अंदर लेखन कला का तो प्रचलन था, लेकिन इस जो ये लेखन जो कला थी इनकी, इसको पढ़ नहीं सकते थे। मतलब क्या था, प्रागैतिहासिक काल के अंदर तो क्या था, प्रागैतिहासिक काल के अंदर तो लिखित में कोई वर्णन ही नहीं था इतिहास का। और लेकिन जब क्या हुआ, आद्य ऐतिहासिक काल आया, जब लिखित में वर्णन तो था लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते थे। आगे देखिए, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित में है। मतलब जब लिखित के अंदर विवरण आ गया तो उसको क्या कहते हैं, इतिहास। जब हमारा विवरण लिखित के अंदर उपलब्ध हो गया तो क्या हो गया, इतिहास। प्रागैतिहासिक क्या था, जब उस मतलब इतिहास का कोई लिखित के अंदर विवरण नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल क्या था, इसमें लिखित में विवरण तो था लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। और जब इतिहास क्या हुआ, जब लिखित में विवरण आ गया जिसे पढ़ और लिख सकते हैं, उसको क्या बोला, इतिहास। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का परिवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार साल पहले हुआ। मतलब जो हमारा जो मानव है होमो सेपियंस, उसका जो इस धरती पर जो विकास है वो कब हुआ, लगभग 30 से 40 हज़ार साल पहले धरती पर मानव अस्तित्व में आया। आगे देखिए, पूर्व पाषाण युग। पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार युग। पूर्व पाषाण काल में मानव, मतलब जो पूर्व पाषाण काल में क्या था, जो मुख्य जो जीविका का आधार था पूर्व पाषाण युग के अंदर, वो क्या था, शिकार। और पूर्व पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी थे। मतलब क्या था, जो पूर्व पाषाण के अंदर जो मुख्य जो आजीविका का साधन था, मतलब जिससे उनकी आजीविका चलती थी, जो खाते पीते थे, वो क्या था, शिकार था। और क्या था, जो पूर्व पाषाण के अंदर जो मनोरंजन का साधन भी क्या था, शिकार। आग का आविष्कार भी पूर्व पाषाण के अंदर हुआ है और पहिए का आविष्कार नव पाषाण के अंदर हुआ। मतलब जो हमारी जो आग है उसका जो आविष्कार हुआ है वो पूर्व पाषाण काल के अंदर हुआ है। और जो हमारा जो पहिया उसका जो निर्माण है वो कब हुआ है, आविष्कार हुआ है, वो कब हुआ है, नव पाषाण युग काल के अंदर हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण और पहिए का आविष्कार नव पाषाण। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि आग का आविष्कार किस युग के अंदर हुआ और पहिए का आविष्कार किस युग के अंदर हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल के अंदर हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति नव पाषाण काल में। मतलब मनुष्य ने सबसे पहले जब बसना जो शुरू किया, बसना वो किस काल के अंदर शुरू किया, नव पाषाण काल के अंदर। सबसे पहले इसने अपना कुत्ता पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने बसना सबसे पहले किस युग में शुरू किया था, नव पाषाण काल के अंदर। और इसने अपना कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, जिससे पहला बनाया जाने वाला औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी। मतलब मनुष्य ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया। और पहली बार जो इससे औजार बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, कुल्हाड़ी औजार बनाया गया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मतलब पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल के अंदर हुआ। और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के अंदर हुआ।
और मनुष्य ने बसना भी किसके अंदर शुरू किया? नवपाषाण के काल के अंदर। नवपाषाण के अंदर कौन सा आविष्कार हुए हैं? पहिए का आविष्कार नवपाषाण के अंदर, मनुष्य का बसना नवपाषाण के युग के अंदर, कृषि का जो आविष्कार है वो भी नवपाषाण युग के अंदर हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ। मतलब ये जो प्रागैतिहासिक काल का जो कृषि का जो मतलब जो प्रागैतिहासिक काल में जहाँ फसल उगाई जाती थी वो स्थान कहाँ मिला है? मेहरगढ़ के बलूचिस्तान के अंदर अवस्थित है। कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल, सबसे पहले जो फसल उगाई जाती थी वो गेहूँ थी। एवं गेहूँ और जो सबसे पहले उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसल है। सर्वप्रथम संयुक्त अनाज चावल था। सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था वो क्या था? चावल। और कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूँ। आगे देखिए, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्हेडवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। मतलब जो कृषि के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और कोल्हेडवा का जो संबंध है वो किससे है? प्राचीनतम साक्ष्य से। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि कृषि का जो प्रथम साक्ष्य उदाहरण कहाँ से मिला है या कहाँ से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य? मेहरगढ़ से। आगे देखिए दोस्तों, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब कि पत्थर के बने हुए थे। भारत के अंदर जो प्रस्तर युग में अधिकांश मतलब जो प्रस्तर युग था उसके अंदर अधिकांश जो औजार थे वो किसके बने होते थे? वे स्फटिक या पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूर्वपाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। मतलब भारत में पहली बार पूर्वपाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन व्यक्ति था, कौन आदमी था जिसने भारत में पहली बार पूर्वपाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? वो कौन था? रॉबर्ट ब्रूस फुट था। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुराक्षण कलाकृति की खोज की गई। मतलब जो ये पल्लावरम नामक जो स्थान है इसके ऊपर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोज की गई। ये क्या बताना चाह रहा है कि जो पल्लावरम जो स्थान है उस पर पहली बार जो पुरापाषाण काल के अंदर कलाकृति की गई थी उसकी खोज हुई है। कहाँ हुई है? पल्लावरम नामक स्थान पर। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विध्वंस क्षेत्र में लघु पोषाकरण खोज निकाले। मतलब सबसे पहले जो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 के अंदर मिली। कब मिली? जब C.L. कार्लाइल ने विध्वंस क्षेत्र के अंदर लघु पाषाणोपकरण मतलब जो लघु पाषाण के जो उपकरण थे उनकी वे खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपिंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। मतलब भारत के अंदर जो मानव के जो दबे हुए अस्थिपिंजर हैं वो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। आगे देखिए, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। मतलब भारत के अंदर नवपाषाणकालीन जो सभ्यता का जो आरंभ हुआ है ईसा पूर्व के 4000 के लगभग हुआ था। मतलब ईसा पूर्व के जो ईसा मसीह के जन्म के 4000 ईसा पूर्व हुआ था। क्या बता रहे हैं ये? भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता मतलब कि जो भारत के अंदर जो नवपाषाणकालीन जो सभ्यता का जो आरंभ हुआ था वो ईसा पूर्व के 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो या सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। असम का श्वेत प्रभु गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। मतलब क्या है? असम का श्वेत प्रभु गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवा भाव कपि है। मानवा भाव क्या है? कपि है। ईमान गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति था। मतलब जो ईमान गांव है वो कौन सी ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती होती थी और इसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से था। क्या? ईमान गांव जो है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से। ये प्रश्न पूछ सकता है कि ईमान गांव
किस युग की बस्ती थी? तो ताम्रपाषाण युग की बस्ती थी। इसका संबंध किससे था? जौरवे संस्कृति से था। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। मतलब भारत के अंदर जो शिवालिक की जो पहाड़ी हैं उनके अंदर से क्या मिलता है? जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। आगे देखिए, भीमबेटका गुफा पुरापाषाण आवासीय पुरास्थल है। मतलब कि जो भीमबेटका जो गुफा है ये पाषाणी के आवासीय स्थल है, आवासीय पुरास्थल है। मतलब कि जो ये गुफा है इनके अंदर पुरापाषाण काल के अंदर लोग रहते थे। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। मतलब इस जो भीमबेटका के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय के माने जाते हैं। कौन से समय के माने जाते हैं? पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय के माने जाते हैं। ये चित्र भारतीय महाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। मतलब कि इन चित्रों से क्या पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मतलब जो भीमबेटका है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा की गई थी। मतलब भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर है। इसकी खोज 1957-58 के अंदर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर द्वारा की गई है। भीमबेटका क्षेत्र का पुरातात्विक सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व को स्थल घोषित कर दिया। मतलब कि जो भीमबेटका क्षेत्र है उसको पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। जो ये भीमबेटका है ये पुरापाषाणिक आवासीय स्थल है। मतलब पुरापाषाण काल में यहाँ लोग रहते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पुरापाषाण काल के समय इसका जो ये जो इसके अंदर चित्र मिले इनका जो समय कब से कब माना जाता है? पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच का इसका समय माना जाता है। कब से कब तक का समय माना जाता है? पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच का समय भीमबेटका के शैल चित्रों का माना जाता है। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर भीमबेटका है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1957-58 के अंदर डॉक्टर विष्णुधर वाणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित कर दिया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा? 1990 के अंदर। और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2003 के अंदर। तो आगे देखिए दोस्तों, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। मतलब ये बताना जा रहा है कि भारतीय नागरिक सेवा मतलब कि जो भारत की जो नागरिक सेवा के जो अधिकारी हैं वो रिजले कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। मतलब कि जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि कितने प्रकार की प्रजाति हैं और उनका जो विभेदीकरण किया था वो कौन थे? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी प्रथम रिजले थे। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा लेसन। तो लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।